हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था न्यूट्रिशन के बारे में, वो हमारा कंप्लीट हो गया था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। आज हमारा जो टॉपिक है ये लाइफ प्रोसेस की ही सीरीज़ है, उसमें सेकेंड जो हमारा मेन प्रोसेस आता है वो आता है रेस्पिरेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक रेस्पिरेशन का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ओके, तो हमें सबसे पहले तो ये पढ़ना पड़ेगा कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम जो वर्ड यूज करें ना रेस्पिरेटरी, तो ये कहाँ से आया? रेस्पिरेशन से। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। रेस्पिरेशन, तो जब हम नॉर्मली पूछते हैं तो सब क्या कहते हैं? इनहेल करना और एक्सहेल करना, मतलब जब हम सांस लेते हैं इसी को क्या कह रहे हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक और टर्म होती है इसी से रिलेटेड जिसको हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग। अगर दोनों का ही मतलब सिंपली इनहेल करना और एक्सहेल करना है तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? अब देखो, इनहेल का मतलब क्या होता है? जब हम सांस ले रहे हैं और एयर, ठीक है, ऑक्सीजन कहां जा रही है? हमारी बॉडी के अंदर जा रही है, इनसाइड, उसको हमने एक्सहेल बोला, सॉरी इनहेल बोला। और एक्सहेल क्या हुआ हमारे पास? जब हम सांस छोड़ते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है? CO2, और ये कहां जाएगी? बॉडी से बाहर, ठीक है। तो इसको हम कह देते हैं एक्सहेल, ठीक है। तो ब्रीथिंग के अंदर सिंपल क्या होता है? इनहेल और एक्सहेल होता है। बट ये तो सफिशिएंट नहीं है ना इन दोनों के डिफरेंस को बताने के लिए, तो आइए पहले इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। यहां लिख देते हैं हम ब्रीथिंग। फर्स्ट पॉइंट अगर डिस्कस करें तो देखो, जो रेस्पिरेशन होता है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। इट्स ए बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, केमिकल का मतलब इसमें चेंज आता है, मतलब हमारे पास रिएक्टेंट कुछ थे, बन कुछ और गया, ठीक है। लेकिन जब हम ब्रीथिंग की बात करते हैं तो ब्रीथिंग कैसा प्रोसेस है? इट्स ए फिजिकल प्रोसेस, कि किसी नई चीज का फॉर्मेशन इसमें नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जैसे हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा, हम फूड खाते हैं, फिर उसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद जो सॉल्युबल फॉर्म है वो क्या होती है? ग्लूकोज, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में क्या होगा? जो ग्लूकोज है उसका क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन होगा तो हमारे पास अलग अलग प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। अब देखो, ये जो प्रोडक्ट बने जैसे CO2 है, वाटर है और एनर्जी, ठीक है, ये रिलीज हुए। तो ये ग्लूकोज जैसे तो नहीं है ना। कहने का मतलब क्या हुआ? हमारा सबस्ट्रेट तो ग्लूकोज था, लेकिन हमारे एंड प्रोडक्ट क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। तो ये कैसा प्रोसेस हुआ? बायोकेमिकल प्रोसेस हुआ। लेकिन फिजिकल प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ब्रीथिंग में हम क्या करें? सांस ले रहे हैं, मतलब हम इनहेल किया हमने, फिर हमने एक्सहेल कर दिया, कोई भी नया प्रोडक्ट जो था वो बना ही नहीं। तो इट्स सिंपली ए फिजिकल प्रोसेस, या सिंपल हम इसको वेंटिलेशन भी बोल सकते हैं। ओके, तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। ओके, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम रेस्पिरेशन से। देखो, अगर रेस्पिरेशन को डिफाइन करना आए तो अभी हमने देखा कि हमने ग्लूकोज ऐसे सबस्ट्रेट लिया तो ग्लूकोज का क्या हुआ? ब्रेकडाउन हुआ। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ ब्रेकडाउन ऑफ फूड। अब ये जो फूड का ब्रेकडाउन होता है ये एयर के प्रेजेंस में भी हो सकता है, एब्सेंस में भी हो सकता है। और हम सबको पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमें कौन सी गैस चाहिए होती है? ऑक्सीजन। तो ये जो ब्रेकडाउन है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी हो सकता है और ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकता है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? रेस्पिरेशन इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक प्लेस। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कि अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो किस किस तरह के प्रोडक्ट्स बनेंगे, और अगर ऑक्सीजन क्या है? एब्सेंट है, तो किस चीज के प्रोडक्ट्स बनेंगे? तो रेस्पिरेशन क्या हुआ? बायोकेमिकल प्रोसेस जिसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है फूड का, ठीक है।
अब देखो रेस्पिरेशन को हम दो क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, किसके बेसिस पे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे, ठीक है। अगर हमारे पास ऑक्सीजन क्या होती है, प्रेजेंट होती है, तो उसको हम बोल देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर हमारे पास ऑक्सीजन क्या है, एब्सेंट है, तो उसको बोल देते हैं हम एन एरोबिक रेस्पिरेशन। और इन दोनों रेस्पिरेशन में, मींस एरोबिक और एन एरोबिक रेस्पिरेशन में जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं एरोबिक के बारे में। देखो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, सबस्ट्रेट तो सब में सेम ही यूज हो रहा है, क्या, ग्लूकोज। एरोबिक रेस्पिरेशन, हम यहां पे ग्लूकोज को एज ए सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखो जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है किसमें, पायरुवेट में, पायरुवेट या पायरुविक एसिड में, ठीक है। तो ये जो हमारी रिएक्शन होती है ये कहां पे होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। कहां पे होती है, साइटोप्लाज्म। और जब ग्लूकोज पायरुवेट में टूट जाता है तो इस पे बहुत सारी रिएक्शंस होती है, अप्रॉक्स 10 रिएक्शंस होती है, और इस प्रोसेस को हम क्या देते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। देखो वर्ड से पता चल रहा है, ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब टूटना, कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किसमें हो गया, पायरुवेट में हो गया, ठीक है। तो उसको हमने बोला ग्लाइकोलाइसिस। अब देखो ये जो रिएक्शन है ना, ग्लूकोज का पायरुवेट में क्या होना, चेंज होना या ब्रेकडाउन होना, ये रिएक्शन दोनों में सेम होती है, एरोबिक में और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। डिफरेंस क्या आता है, अगर हमारे पास पायरुवेट को क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, तो पायरुवेट का ब्रेकडाउन हो जाता है CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। अब देखो हमें ये पता है कि भाई अगर एनर्जी यहाँ पे ज्यादा रिलीज हो रही है, हम कह रहे हैं ना एनर्जी रिलीज, और एरोबिक में एनर्जी का अमाउंट ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो इस केस में हमारे जो हमें एनर्जी देते हैं वो ऑर्गेनेल्स भी क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। और सबको पता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल हम किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। 9th क्लास में आता है ना। तो देखो ये जो ब्रेकडाउन है, पायरुवेट का ब्रेकडाउन CO2, वाटर और AT में, ये कहां पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो यहां पे जो ग्लूकोज था C6H12O6, उसका कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो गया CO2, वाटर और एनर्जी में, ठीक है। तो इस रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें साइटोप्लाज्म प्लस माइटोकॉन्ड्रिया दोनों क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास आता है एन एरोबिक रेस्पिरेशन। देखो एन एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है जब रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम बोलेंगे एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो मैंने अभी बताया कि जब ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज होता है, वो जो स्टेप्स हैं वो दोनों में सेम होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक में। सो ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू पायरुवेट, ठीक है। ये रिएक्शन कहां पे हो रही थी, साइटोप्लाज्म में, और इसको हमने क्या बोला है, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास दो केसेस आते हैं कि ऑक्सीजन तो मिल नहीं रही, तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। तो यहां पे हम दो केसेस पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम किसके, अपनी मसल्स में, जो हमारी मसल सेल्स होती है, और एक हम पढ़ेंगे किसमें, ईस्ट में, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उनके अंदर, ठीक है। तो देखो जब मसल सेल्स में पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है तो हमारे पास बनता है लैक्टिक एसिड। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। और जब ईस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो हमारे पास बनता है इथेनॉल with the release of CO2 and small amount of energy is released here, okay। अब क्वेश्चन हमारे पास आता है कि दोनों में ये अलग अलग क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो हमारी मसल सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता क्या है, क्योंकि आप ये सोचोगे ना कि भाई हम तो सांस लगातार लेते ही रहते हैं तो ऑक्सीजन हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट में पहुंचेगी, तो ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये कब होगा, तो देखो जब हम विग्रस एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, मीन्स जब हम एक्सेसिव या विग्रस एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, हमें जो ऑक्सीजन है वो क्या होती है, ज्यादा चाहिए होती है, तो हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं और हमारा ब्रीदिंग रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है,
होता है ना कि भाई जैसे हम दौड़ रहे हैं, ठीक है, थोड़ी देर दौड़ने के बाद हमें सांस चढ़ जाता है। सांस चढ़ना मतलब हमारा ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो गया। और ये रेट इंक्रीज क्यों होता है? ताकि हमें जल्दी जल्दी क्या मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम पे हमें क्या नहीं मिल पाती, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। और एक्सरसाइज करने के बाद हम ये नोटिस करते हैं कि कई बार क्या होता है, जैसे मान लो हमने लेग मसल्स की बहुत एक्सरसाइज कर ली, तो हमारे लेग्स में क्या होने लग जाता है, पेन होने लग जाता है। हैंड्स की अगर ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो उनमें भी क्या होने लग जाता है, पेन होने लग जाता है। तो देखो ये जो पेन है ये किसकी वजह से होता है, लैक्टिक एसिड की वजह से। क्योंकि जब हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती तो हमारी बॉडी में क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनता है। जहां पे भी ये लैक्टिक एसिड क्या होता है, एक्यूमुलेट होता है। एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होता है। वही हमें क्या होने लग जाता है, पेन होने लग जाता है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं मसल क्रैम्प्स। मसल क्रैम्प्स। भाई जैसे नॉर्मल हम इतनी रेस नहीं करते, ठीक है, इतनी वॉकिंग नहीं करते, और एक दिन हमें क्या है 2-4 किलोमीटर लगातार क्या चलना पड़ गया, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, चलने के बाद हमारे पैरों में दर्द होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हुई है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, मसल क्रैम्प्स बोलते हैं। अब देखो मसल क्रैम्प्स हमें हो गई, लैक्टिक एसिड तो इकट्ठा हो गया। अब इसके लिए क्या करेंगे, क्या तो गर्म पानी करो, गर्म पानी से नहाओ तो उससे हमें रिलैक्स मिलेगा, या फिर जो ऑयल मसाज होती है उससे मसाज करो, उससे क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड जो है थोड़ा स्प्रेड होगा और धीरे धीरे जो हमारा पेन है वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड बनता है। दूसरा केस हमारे पास हमने पढ़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे ईस्ट है हमारे पास, एग्जाम्पल ईस्ट। तो देखो जब ईस्ट के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो हमारे पास इथेनॉल बनता है विद द रिलीज ऑफ CO2 एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके, इसको समझने के लिए देखो सिंपल सा मैं एग्जांपल लेती हूँ। हम जब भी कोई फूड बनाते हैं, ठीक है, जैसे साउथ इंडियन फूड होता है इडली डोसा, ठीक है, जब उसका डो बनाते हैं हम, जब तैयार करते हैं तो उसमें हम क्या कर देते हैं, भाई हमने अपना जो भी मटेरियल था, ठीक है, वो लिया, ठीक है, हम ये ले लेते हैं, हमने अपना फूड नहीं बोलेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे डो ही यूज करते हैं, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, ईस्ट डाली और ईस्ट डाल के उसको कुछ टाइम के लिए रख देते हैं, ठीक है। आफ्टर सम टाइम मतलब 2 या 3 आवर्स हम क्या देखते हैं, हमारा डो जब इतना था तो 2 घंटे के बाद उसका साइज इतना हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो ईस्ट है वो क्या करती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है, तो उसमें क्या होती है, CO2 रिलीज होगी और CO2 की वजह से इसका साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां पे जो साइज बढ़ा CO2 की वजह से, ये क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। लेकिन इसके टर्म में इस एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम एक नाम दे देते हैं और उसको हम क्या बोल देते हैं, फर्मेंटेशन। क्या बोल देते हैं, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन। देखो जब भी फर्मेंटेशन होता है तो जो हमारी शुगर है वो किस में चेंज होती है, अल्कोहल में चेंज होती है विद द रिलीज ऑफ CO2। ओके, और ये जो फर्मेंटेशन है ये एक एंजाइम के प्रेजेंस में होता है जिसको हम बोलते हैं जाइमेज। तो सिंपली आप लोगों को याद रखना है, द कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल विद द रिलीज ऑफ CO2 इज नोन एज फर्मेंटेशन। इट इज कैरिड आउट बाय एन एंजाइम कॉल्ड जाइमेज इन ईस्ट। ओके, अब देखो एक और एग्जांपल फूड का ले, छोले भटूरे होते हैं, ठीक है। अब जो भटूरे का जो हम डो तैयार करते हैं उसमें क्या लेते हैं, मैदा ली हमने, ठीक है, मतलब कोई भी फ्लोर लेते हैं, ठीक है, हमने क्या लिया, मैदा ली, उसमें क्या डाली, ईस्ट डाली और फिर उसको फर्मेंट करने के लिए 2 या 3 घंटे के लिए रख दिया। अब जो हमारा डो है उसमें क्या होगा, फर्मेंटेशन होगा, CO2 की वजह से उसका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और ये हम बनाने के लिए क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है। ठीक है, तो इन सब में फर्मेंटेशन का क्या होता है, यूज होता है। क्लियर। एक और एग्जाम्पल, वाइन बनाते हैं, वाइन, बियर, इन सब में भी कौन सा प्रोसेस यूज होता है, फर्मेंटेशन का ही प्रोसेस यूज होता है। तो ये था हमारे पास एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो हम फिगर देख लेते हैं। नहीं, देखो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हमारी नोस्ट्रल से स्टार्ट होता है, नोज, ठीक है, नोस्ट्रल, फिर जो अंदर नोज के अंदर वाला जो पोर्शन होता है वो होती है नेजल कैविटी, या फिर उसको नेजल पैसेज भी बोला जाता है। नेजल पैसेज के बाद हमारे पास फेरिंग्स आता है। अब देखो आप लोग कहोगे फेरिंग्स तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था, तो देखो फेरिंग्स दोनों में कॉमन होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी।
फेरिंग्स के बाद हमारे पास आता है लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया जिसको हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो जो हमारी ट्रैकिया है उसमें सी शेप्ड की रिंग्स होती है जिसको हम रिंग ऑफ कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज का मतलब होता है सॉफ्ट बोन, ओके। फिर जो ये ट्रैकिया है ये दो में इनकी ब्रांचिंग हो जाती है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, ठीक है। अब देखो ये जो हमारी ट्रैकिया आई थी, फर्दर जब ये इनकी ब्रांचिंग होती है तो पहले इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकी बोलते हैं मेन ब्रांच को। फिर जब इसकी फर्दर ब्रांचिंग होती है इसकी ब्रोंकियल, और लास्ट में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं बैलून्स लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम एल्वियोलर सैक या एल्वियोली बोलते हैं। ये जो हमें दिखाई दे रहा, देखो इन एल्वियोली का मेन काम होता है जो सरफेस एरिया है उसको ये क्या करती है, इंक्रीज करती है, इंक्रीज सरफेस एरिया, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है, डायफ्राम होता है, ये जो दिखाया हो ना ब्राउनिश कलर का जो इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो हमारे पास दिखाई दे रही है दिस इज रिब केस, ये दो बोथ साइडेड होती है, तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये क्या बना लेती है, रिब्स मिलके बनाती है रिब केस। केस क्या होता है, पिंजरा, ठीक है। दो लंग्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट लंग। लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या होती है, थोड़ी छोटा होता है क्योंकि वहां पे किसकी जगह होती है, हार्ट की जगह होती है, तो मतलब हार्ट के दोनों तरफ हमारे क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। तो हमें अब ये डिस्कस करना है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओके। देखो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कहां से स्टार्ट होगा, नोस्ट्रिल से। नोस्ट्रिल के बाद हमारे पास आती है हमारी नेजल कैविटी, मतलब नेजल पैसेज, ये वाला अंदर वाला पोर्शन, ठीक है। नेजल कैविटी के बाद हमारे पास आएगा फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद हमारे पास क्या आता है, लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स के बाद क्या आएगा, ट्रैकिया जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है। विंड पाइप। ट्रैकिया के बाद क्या होती है, ट्रैकिया की ब्रांचिंग होती है किसमें, ब्रोंकी में। फर्दर ब्रांचिंग को हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और जो लास्ट में हमारे पास बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम एल्वियोली बोलते हैं या फिर एल्वियोलर सैक बोलते हैं। और ये जो ब्रोंकी है इससे पहले क्या होंगे, हमारे लंग्स भी तो आते हैं, उन्हीं में तो क्या होती है, फर्दर ब्रांचिंग होती है। तो ये सभी पार्ट्स हमें आज इस वीडियो में डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो देखो जो नॉस्ट्रल्स हैं हमारे वो क्या करते हैं, जब हम इनहेल करते हैं मतलब जब हमने सांस लिया तो ऑक्सीजन सबसे पहले कहां पे जाएगी, नॉस्ट्रल में जाएगी, नॉस्ट्रल से नेजल कैविटी में। अब देखो जो नेजल कैविटी है मतलब जो हमारा अंदर वाला जो हिस्सा होता है नोज का, उस पर क्या होता है, म्यूकस रिलीज होता है, छोटे हेयर होते हैं। ये क्या करेंगे कि अगर हमारी एयर के साथ, अगर ऑक्सीजन के साथ डस्ट पार्टिकल है तो उनको ये क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, और आगे फेरिंग्स तक क्या जाएगी, हमारे पास क्लीन एयर जाती है, ओके। क्योंकि देखो अगर डस्ट पार्टिकल हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में गई तो वो हमारे सिस्टम को ब्लॉक कर देंगे और हम प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे और हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी अफेक्ट हो जाएगी। फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन है दोनों में, डाइजेस्टिव में भी और रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी। अब देखो जो हमारा फेरिंग्स है उस पे क्या होता है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, ग्लॉटिस, ठीक है। और ग्लॉटिस के ऊपर एक कवर होता है जिसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस, ठीक है। तो देखो जब भी हम खाना स्वेलो करते हैं मतलब जब हम खाना निगलते हैं तो देखो हमें ये डर रहेगा कि भाई हमारा खाना विंड पाइप में ना चला जाए, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये जो एपिग्लॉटिस है ये क्या कर लेता है, ग्लॉटिस को बंद कर देता है, मतलब कवर कर देता है, ठीक है। तो जब ये बंद हो जाएगा तो हम खाना निगलते हैं तो वो फूड पाइप में जाता है, ना कि विंड पाइप में। आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा कि हम कई बार बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और बाय मिस्टेक अगर खाना विंड पाइप में चला जाए तो हमें क्या आ जाती है, खांसी आ जाती है ना, ठीक है, हुचकियां आ जाती है। तो वो इसी वजह से होती है क्योंकि विंड पाइप में कोई छोटा सा भी पार्टिकल फूड का जाना, इसका मतलब जो पूरा ट्रैक है उसको ब्लॉक करना है, और इसकी वजह से हमारी इंस्टेंट डेथ भी हो सकती है अगर ये ज्यादा हो गया तो। इसीलिए जो एपिग्लॉटिस है वो क्या करता है, फूड की एंट्री को चेक करता है जब हम फूड को स्वेलो करते हैं। तो इट इज कॉमन टू बोथ। लैरिंग्स हमारा साउंड बॉक्स होता है, ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है। ट्रैकिया विंड पाइप, और फर्दर हमारे पास ये ब्रांचिंग होती है लंग्स के अंदर, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं आप कहां से, फेरिंग से। देखो अभी मैंने बताया फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज है, किसके लिए, फूड के लिए और एयर के लिए, मतलब ऑक्सीजन के लिए और CO2 के लिए, ठीक है। अब क्या होता है कि जो ये हमारा फेरिंग्स है इसमें दो स्ट्रक्चर होते हैं, ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस, ठीक है।
तो जो एपिग्लॉटिस है वो क्या होता है, फ्लैप होता है कार्टिलेजिनस रिंग्स का, सॉरी कार्टिलेज का। कार्टिलेज क्या होती है, सॉफ्ट बोन। तो जब भी हम फूड को क्या करते हैं, स्वेलो करते हैं, निगलना चाहते हैं, निगलते हैं, तो ये जो जैसे ये ग्लॉटिस है हमारा, ठीक है, ओके, और ये हमारा क्या है, एपिग्लॉटिस है। तो जब हमें खाना निगलना है तो ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, और बंद होने की वजह से हमारी विंड पाइप में फूड क्या नहीं हो पाता, नहीं जा पाता। तो एपिग्लॉटिस क्या करता है, चेक करता है, चेक द एंट्री ऑफ फूड ड्यूरिंग swallowing। क्लियर? इसमें बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, यही हमें याद रखना है कि ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस का क्या फंक्शन होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गन आता है हमारा, वो आता है लैरिंग्स। देखो लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। ओके, 8th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि इन मेल्स जो लैरिंग्स है वो वेल डेवलप्ड होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो हमें दिखाई देता है यहाँ पे, मेल्स में ये थोड़ा बाहर की तरफ निकला होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, लैरिंग्स कहते हैं, ठीक है। और फीमेल के अंदर डेवलप रहता है, पर इतना नहीं कि हमें बाहर से इजीली विजिबल हो, ठीक है। तो देखो लैरिंग्स के अंदर हमारे पास क्या होती है, दो वोकल कॉर्ड्स होती है, दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है ऐसे, और दोनों के बीच में एक नैरो स्लिट होती है। नैरो स्लिट का मतलब होता है पतली सी जगह होती है, ठीक है। तो जब हम इनहेल किया, हमने सांस लिया, तो क्या हुई, ऑक्सीजन आई। तो जब ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में से निकल के जाती है, ठीक है, दोनों वोकल कॉर्ड में से क्या है, जब एयर जाएगी तो ये जो दोनों वोकल कॉर्ड्स है, ये क्या है, हमारी वोकल कॉर्ड्स। तो ये दोनों वोकल कॉर्ड क्या करती है, वाइब्रेट करती है, वाइब्रेशन में होती है, और ये वाइब्रेशन कहां पे जाएगी, अब सिग्नल्स के फॉर्म में ब्रेन के पास जाती है, ठीक है। ब्रेन डिसाइड करता है, ठीक है, और ये क्या प्रोड्यूस हो जाती है, साउंड प्रोड्यूस हो जाती है, ओके। और टंग और इनकी हेल्प से हम बोलते हैं क्या है क्या नहीं है, किसकी साउंड है किसकी नहीं, ठीक है। तो सिंपली हमें याद रखना है कि लैरिंग्स के अंदर दो वोकल कॉर्ड होती है। जब ऑक्सीजन इसके अंदर से, जब एयर इसमें से पास होती है, तो दोनों में वाइब्रेशंस होती है। वाइब्रेशन होने की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, ओके। देखो ये दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो हमारा हिस्सा है, ये क्या है, लैरिंग्स है, जो बाहर की तरफ निकला होता है मेल्स में, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर वो क्या आता है, ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप, ठीक है। तो देखो हमारी विंड पाइप ऐसे होती है, ये सिंपली ऐसे बना दें, इसको ज्यादा बड़ी बन गई ना, छोटी कर देते हैं थोड़ी सी, ठीक है। और इसमें क्या होती है, रिंग्स होती है। फर्स्ट ऐसे बहुत सारी रिंग्स हम क्या कर देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं, और उसके बाद इसकी फर्दर ब्रांचिंग होती है, इधर एक लेफ्ट में एक राइट में ऐसे, ठीक है। हम एक को ही डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर ये फर्दर ऐसे ब्रांचिंग मिलेगी, जैसे ट्री में देखते हो ना आप लोग, ये फर्दर ऐसे, ये फर्दर ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे, और लास्ट में जाके छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये ऐसी ब्रांचिंग होती है। अब देखो ये रिंग्स हैं, ये क्या है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई हमें इन रिंग्स की जरूरत क्या है, हम इनहेल करेंगे तो एयर क्या होगी, यहां आएगी, ऑक्सीजन आई, पहले एक रिंग में से निकलेगी, इसमें से, फिर इसमें से, फिर इसमें से, फिर इसमें से, इसमें से, ऐसे करके एक एक करके निकलेगी। तो क्या होगा कि भाई ओवरलैपिंग नहीं होती। लेकिन अगर ये रिंग्स नहीं होती तो फटाफट से कोई एक मॉलिक्यूल सोचेगा मैं पहले जाऊं, दूसरा मैं पहले जाऊं, इस तरीके से जाएगा। तो इससे क्या हो सकता था कि जो हमारी सेल्स है ट्रैकिया की, ऊपर नीचे, मतलब ये क्या कर सकती थी, ओवरलैप कर सकती थी। तो जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, ये किससे बचाता है, ओवरलैपिंग से बचाता है, ओवरलैपिंग बिटवीन ब्रेथ्स, ठीक है, प्रिवेंट। तो सिंपली क्या काम हो गया, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करता है, ओवरलैपिंग से हमें बचाता है। तो यही इसका क्या होता है, इतना सा ही इसका काम होता है, इतना सा, लेकिन है बहुत बड़ा काम ये, ठीक है। फिर हमारे पास ये जो
हमारी ट्रैकिया थी फर्दर डिवाइड हो जाती है। तो ये जो मेन इसकी ब्रांचिंग है, जैसे यहाँ पे हम बनाते हैं, ये हमारा एक लंग और ये हमारा बन गया दूसरा, ठीक है। तो देखो ये वाली जो हमारी ब्रांचिंग है इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकी, ठीक है। फिर हम इनको क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोल्स, और ये हमारी क्या होती है, एल्वियोली। और एल्वियोली के चारों तरफ क्या होता है, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है ऐसे, ठीक है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर होता है हमारा। अब देखो अगर हम फिगर में देखना चाहें, ये दिखाई दे रहा है, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलर सैक, और नीचे डायफ्राम, ठीक है। जो हमारी एल्वियोली है, हमने बोला ये छोटे छोटे बैलेंस लाइक स्ट्रक्चर, और उनके चारों तरफ क्या है, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड 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 ऐसे भरा हुआ है, ठीक है। तो जब हम सांस लेते हैं, मतलब जब हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, तो इनहेल करेंगे तो क्या होगा, एल्वियोली के पास, जैसे इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, समझ में आसानी से आएगा हमें, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एल्वियोली है, और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, एल्वियोली, और बाहर हम रेड से बना लेते हैं, ये हमारी क्या है, ब्लड कैपिलरीज। ये समझने के लिए बनाई है, ठीक है, ताकि हमें ये कंसेप्ट समझ में आ जाए। ओके, देखो जब हम इनहेल करते हैं तो ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल से होता हुआ जो हमारी ऑक्सीजन है वो कहाँ पे आएगी, एल्वियोली में आएगी। अब एल्वियोली के अंदर जो ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, ज्यादा है, ठीक है। और ब्लड कैपिलरीज में, मतलब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन वो है क्या है, कम है। तो आप लोगों ने एक प्रोसेस पढ़ा है ना, डिफ्यूजन, ठीक है। इसमें क्या होता है, मूवमेंट कहां से होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे। तो यहां से जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज होकर कहां चली जाएगी, इन ब्लड कैपिलरीज में चली जाएगी, और ये ब्लड कैपिलरीज क्या करेंगे, इनको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में क्या कर देंगे, सर्कुलेट कर देंगे, ठीक है, ठीक है। एक तो हमारे पास ये है कि जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन तो बॉडी पार्ट्स में पहुंच गई, ठीक है। लेकिन जब बॉडी पार्ट्स में पहुंचेगी तो बॉडी पार्ट्स सब अपनी क्या करते हैं, अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, और फिर उससे क्या होगा, CO2 रिलीज होती है। तो अब क्या होगा दूसरे केस में, जो हमारे पास CO2 है वो बॉडी पार्ट्स में क्या हो जाएगी, ज्यादा रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो बॉडी पार्ट्स में CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, ज्यादा है। एल्वियोली के अंदर जो CO2 की कंसंट्रेशन वो क्या है, कम है। तो CO2 बॉडी पार्ट से ब्लड के थ्रू खाएंगे ब्लड कैपिलरीज के पास, और ब्लड कैपिलरीज से आ जाएगी एल्वियोली के पास, ठीक है। और एल्वियोली से वापस जिस रास्ते से ऑक्सीजन आई थी, तो ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद ब्रोंकी, ब्रोंकी के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद नेसल पैसेज, और फिर हमारी कहां चली जाएगी, बाहर, एयर नोस्ट्रल के थ्रू बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो देखो इन दोनों में क्या होता है, डिफ्यूजन का यूज हो रहा है कि भाई एल्वियोली में कंसंट्रेशन ज्यादा थी तो क्या हो जाएगा, एल्वियोली से बॉडी पर ब्लड में जाएगी, ब्लड से बॉडी पार्ट्स में, बॉडी पार्ट में जब CO2 ज्यादा हो गई तो वो कहाँ आएगी, ब्लड के पास, ब्लड से कहाँ जाएगी, एल्वियोली, और एल्वियोली से वापस बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, एक्सचेंज होता है गैसेस का, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कौन कौन सी, CO2 एंड ऑक्सीजन, बिटवीन एल्वियोली एंड बॉडी पार्ट्स, क्लियर। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि अगर डिफ्यूजन इतना है तो डिफ्यूजन तो सिंपली क्या करता है, जैसे हमने न्यूट्रिशन वाले में पढ़ा था कि अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें तो डिफ्यूजन सफिशिएंट रहता है, लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सारी सेल्स कांटेक्ट में नहीं रहती, तो डिफ्यूजन कैसे पॉसिबल है, पर डिफ्यूजन तो सफिशिएंट है ही नहीं, ओके। तो अगर हम देखें कि अगर डिफ्यूजन से ही क्या होना होता, ट्रांसपोर्ट होना होता, तो अगर हम लंग्स से क्या ले, ऑक्सीजन ले, और हमें अपने टॉर्च तक क्या करनी है, ऑक्सीजन को पहुंचाना है, तो उसमें कितना टाइम लगता, हमें 3 इयर्स लग जाते। 3 इयर्स, ये तो बहुत ज्यादा होता है। मतलब अगर हमें 1 सेकंड या 5 सेकंड अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती हमारे ब्रेन को, तो हमारा ब्रेन क्या हो जाता है, खत्म, ठीक है। और यहाँ पे तो 3 साल है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है लाइफ के लिए, ठीक है। इसीलिए हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और उस रेस्पिरेटरी पिगमेंट को हम क्या कहते हैं, नाम बताओ, उस रेस्पिरेटरी पिगमेंट का नाम होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और फटाफट से सभी बॉडी पार्ट्स में किसको भेज देता है, ऑक्सीजन को भेज देता है,
तो जो इतना एफिशिएंट मैकेनिज्म है हमारी बॉडी के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, वो किसकी वजह से पॉसिबल है? इस हीमोग्लोबिन की वजह से ही क्या है? पॉसिबल है। ओके, ठीक है, तो ये तो एक्सचेंज था। अब हमारे पास क्वेश्चन, ये जो पहले भी मैंने बताया था कि जो एल्वियोली है वो इस तरीके से होती है, वो उसका रीजन क्या है कि जब हम इनको ओपन करेंगे तो ये बहुत सारा सरफेस एरिया क्या करती है? ऑक्यूपाई करती है। इसका मतलब हुआ कि जो एल्वियोली है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। एल्वियोली इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेशन। ओके, अच्छा, अब लंग्स की बात करें तो देखो जो हमारे लंग्स हैं ये, ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं और इनकी मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं प्लूरा। क्या बोलते हैं? प्लूरा। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट लंग। लेफ्ट साइड में हमारा क्या होता है? हार्ट होता है, इसलिए लेफ्ट थोड़ा सा लंग थोड़ा सा छोटा होता है इन कंपैरिजन टू राइट लंग। नीचे हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, डायफ्राम दिखा रखा है, दिस इज डायफ्राम। ओके, इसका रोल किसमें होता है? जब हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं। ठीक है, अब हम एक मैकेनिज्म, सिंपल मैकेनिज्म समझते हैं इनहेलेशन का और एक्सहेलेशन का। ओके, देखो जब हम इनहेल करते हैं, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, एक्सहेल। ओके, जब हमने इनहेल किया उस टाइम पे क्या होता है? जो हमारा डायफ्राम है ऐसे बना रखा है ना, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? फ्लैट हो जाता है। ऐसे फ्लैट होगा तो ये थोड़ा नीचे आएगा। ठीक है, ओके, उसके बाद जो हमारी लंग्स की जो कैविटी है, ठीक है, वो क्या करती है? वो एक्सपैंड करती है। ठीक है, एक्सपैंड करेगी बाहर की तरफ ऐसे, तो ये वाला जो सरफेस एरिया था वो इंक्रीज हो जाएगा। नीचे डायफ्राम था वो भी क्या हो गया? नीचे शिफ्ट हो गया। ऐसे ऐसे था पहले, ऐसे हो गया। तो इससे क्या हो गया? ये जो सरफेस एरिया था हमारा रेस्पिरेशन के लिए बढ़ गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कहां आ सके? यहां पे आ सके। ठीक है, तो ये होता है इनहेल के टाइम पे। हमने सांस लिया, डायफ्राम नीचे गया, जो हमारी रिब्स थी, ठीक है, इंटरकॉस्टल मसल्स थी, वो बाहर की तरफ एक्सपैंड हुई और हमारा सरफेस एरिया बढ़ गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमें क्या हो सके? मिल सके। अब इससे उल्टा कहाँ होता है? एक्सहेल में होता है। भाई जो हमारा डायफ्राम था वो वापस अपनी इस पोजीशन से वापस इसी पोजीशन में आ जाता है, तो जो सरफेस एरिया था वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जो हमारी कैविटी और रिब्स बाहर की तरफ एक्सपैंड हुई थी वो अंदर की तरफ दोबारा अपनी पहली वाली पोजीशन पे आ जाती है, तो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन हुआ यहाँ पे। ठीक है, सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ। ठीक है, उसकी वजह से जो CO2 है वो क्या हो जाती है? बाहर की तरफ रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो हमें दोनों चीज याद रखनी है कि डायफ्राम कब फ्लैट होता है, ठीक है, कब एक्सपैंड होता है, कब कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, इनहेल के टाइम पे, एक्सहेल के टाइम पे। दिस इज द सिंपल मैकेनिज्म, इनहेल एंड एक्सहेल। ओके, ठीक है, उसके बाद हम कंपैरिजन करते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो कहां पे रहते हैं? वाटर में रहते हैं, और एक दूसरे होते हैं टेरेस्ट्रियल, हमारी तरह टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, जो कहां पे रहते हैं? लैंड पे रहते हैं। देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म वाटर में रहते हैं तो ऑक्सीजन तो वो भी यूज करते हैं, लेकिन ये जो हमारी ऑक्सीजन है ये किसके साथ मिक्स होती है? वाटर के साथ, तो इनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? पहले वाटर में से ऑक्सीजन को निकालेंगे, फिर ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, इनमें इनका एक ऑर्गन होता है गिल्स, जैसे फिश के अंदर गिल्स पड़ते हैं ना, गिल्स। तो पहले जो फिश है वो क्या करती है? वाटर को अपने माउथ में लेके जाएगी। ठीक है, माउथ से जो हमारा वाटर था, ठीक है, वो कहाँ जाएगा? गिल्स के पास। गिल्स में ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जाएगा, वाटर रिमूव कर दिया जाएगा। इस तरीके से फिश किसको यूज करती है? ऑक्सीजन को। तो देखो इस केस में हमें क्या लग रहा है? ज्यादा टाइम लग रहा है, मतलब जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनको ऑक्सीजन लेने में ज्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि वो वाटर से पहले ऑक्सीजन को निकाल रहे हैं, फिर ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहे हैं। इसीलिए एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में जो ब्रीदिंग रेट होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है, मोर। ठीक है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की अगर आप बात करें, वो सीधा क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली ऑक्सीजन को यूज करते हैं। ठीक है, तो इनमें जो ब्रीदिंग रेट है वो क्या होता है? नॉर्मल होता है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ब्रीदिंग रेट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में ज्यादा क्यों होता है, तो हम क्या आंसर देंगे? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, इसलिए उनका ब्रीदिंग रेट ज्यादा होता है। टेरेस्ट्रियल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सीधा एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेते हैं, इसलिए उनका ब्रीदिंग रेट इन कंपैरिजन टू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है? कम होता है। क्लियर?
अगर हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसे हम खुद है ह्यूमन, उनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या है, हमारे लंग्स। फिश के अंदर क्या होते हैं, गिल्स। फ्रॉग के अंदर क्या होता है, फ्रॉग में देखो स्किन से भी होता है रेस्पिरेशन और लंग से भी होता है। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म में किससे होता है, स्किन से। कॉकरोच है, इंसेक्ट है, उसमें एक स्पेशल ऑर्गन्स होता है, उनको कहते हैं स्पाइरैकल्स। ठीक है, तो ये आपको अलग अलग जो ऑर्गन है कि भाई किस ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, वो आपको क्या करनी है, लर्न करनी है। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो थी किसके बारे में थी, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में और हमारे रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, तो आज हमने इसको पूरा कवर कर लिया है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने जो हमारा सेकंड लाइफ प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, रेस्पिरेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम नेक्स्ट जो लाइफ प्रोसेस है कौन सा है, ट्रांसपोर्टेशन, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, पर एक तो पॉइंट तो रह ही गया, रेस्पिरेशन कंप्लीट थोड़ी ना हुआ, प्लांट्स का तो रह गया हमारे पास, तो प्लांट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है कि प्लांट के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है। देखो हमारी लीफ होती है ना, ऐसे ये वेन्स का पैटर्न होता है जिसको वेनिएशन हम बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत ज्यादा बना दिया ना मैंने। ठीक है, तो ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं क्या है, पोर्स है लीव्स पे, और इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। ठीक है, और इन स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज होता है गैसेस का, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, स्टोमेटा के दो काम होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और दूसरा कौन सा होता है, ट्रांसपीरेशन। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि अगर नाइट की बात करें, हम नाइट में प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस तो होता नहीं है, क्यों नहीं होता, क्योंकि उन्हें क्या नहीं मिलती, सनलाइट नहीं मिलती। बट प्लांट रेस्पायर तो करते हैं, रेस्पिरेशन तो होता है। अब जब रेस्पिरेशन होता है तो प्लांट किसको यूज करेंगे, ऑक्सीजन को यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कई बार आप लोगों से बोला जाता है, आप लोगों ने कभी सुना होगा कि रात के टाइम पे हमें पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। रीजन, उसका रीजन यही होता है कि भाई दिन में क्या है, दिन में सनलाइट मिलती है तो फोटोसिंथेसिस होता है, और जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें क्या होती है, बताओ, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है, CO2। CO2 को यूटिलाइज करते हैं ना, CO2 को यूटिलाइज करके कौन सी गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन। तो प्लांट इस ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए। लेकिन नाइट में क्या हुआ भाई, फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रहा, इसलिए ऑक्सीजन तो रिलीज हो नहीं रही, तो प्लांट क्या करेंगे, जो उसके आसपास, जैसे ये प्लांट है हमारे पास, तो इसके आसपास जितने भी क्या है, ऑक्सीजन है, प्लांट उसको यूटिलाइज करेगा। और आपने यहाँ पे अपना बेड लगा लिया, यहाँ पे आप आराम से सो रहे हैं। ठीक है, तो प्लांट भी ऑक्सीजन ले रहा है और आप भी क्या लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, इस इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और हो सकता है आपको प्रॉपर अमाउंट में क्या ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले, और वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि रात के समय में हमें पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में प्लांट भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूज करते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो नहीं पा रहा, इस वजह से कि भाई फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज होगी उसे वो यूज कर सके। ठीक है, तो ये रीजन होता है, रात में प्लांट क्या करता है, रेस्पिरेशन तो दोनों टाइम होता है, रात में भी दिन में भी, लेकिन रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, इसलिए वो हमारे लिए ये चीज़ डेंजरस हो सकती है, तो रात में प्लांट्स को अवॉइड करना चाहिए हमें। ठीक है, तो प्लांट्स में सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है कि स्टोमेटा के थ्रू क्या होगा, रेस्पिरेशन होता है, और स्टोमेटा लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो आज का ये टॉपिक हम यहीं पे टर्मिनेट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में, जिसमें हार्ट और डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय।